नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मैथ्स चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जो अपने टॉपिक कक्षा 10 का जो पढ़ेंगे वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं उनसे संबंधित अपने पहले कार्य करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट है, यूक्लिड विभाजन विधि से 18 तथा 32 का HCF ज्ञात करो। इसका जो हल है, यूक्लिड विभाजन विधि से 18 तथा 32 का HCF ज्ञात करो। तो इसे करने के लिए 32 को जो बड़ी संख्या है उसको भाग के अंदर और छोटी संख्या 18 को भाग के बाहर रख लेंगे। तो 18 का 18 एकम 18 और शेषफल इसमें से बच गया 14। और ये अब भाग एक बार कंप्लीट हो चुका है, शेषफल 14 आ गया। फिर इसके सामने वापस भाग का निशान और जिससे भाग दिया था पहले उस संख्या को इसके अंदर लिख देंगे 18। 14 एकम 14, तो 18 में से 14 गए तो 4। फिर वापस शेषफल आया, भाग यहाँ भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 4 के सामने फिर अपने भाग का निशान बनाएंगे और भाग के अंदर जिसमें लास्ट संख्या से भाग दिया था 14 से उसको रखेंगे। 4 के पाड़े में 3 बार 12, शेषफल 2 और लास्ट में फिर भाग के अंदर 4, 2 के पाड़े में 2 बार 4। तो अपने इस विधि से जो HCF आया वो आया 2। लास्ट में जिस संख्या का भाग देते हैं उसको HCF कहते हैं। तो HCF कितना आ गया 2। इसी तरह से आप यूक्लिड विभाजन विधि से दो संख्याओं का HCF कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीस तथा 64 का HCF तथा LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करो HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। 36 तथा 64 का HCF तथा LCM ज्ञात करो तथा सत्यापित करो HCF गुना LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसको हल करने का तरीका, सबसे पहले अपने 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 बार 18, 2 बार 9, 3 बार 3, फिर 3 के बाड़े में 1 बार। और इसके बाद 64 के 2 के बाड़े में 32, 2 के बाड़े में 16, 2 के बाड़े में 8, 2 के बाड़े में 4। इस तरह से अपने 64 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF और LCM ज्ञात करेंगे। अपने HCF बराबर जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन संख्या है, जैसे इधर भी 2 बार आया, इधर भी आया ज्यादा बार है, लेकिन कॉमन कितने बार है दोनों में 2 बार। तो 2 गुना 2 बराबर 4। इनका जो HCF आया वो कितना आया 4। अब LCM के लिए क्या करेंगे, 2 सबसे अधिकतम बार कितने बार आया है 6 बार और 3 आया है 2 बार। 2 इधर 2 बार है, इधर 6 बार है, तो अपने को 6 बार लिखना है 2 को गुना में। और इधर 3 2 बार है, इधर नहीं है, तो इधर 3 को 2 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 दूना 32 दूना 64, 64 192 और 192 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 2
तो 576। तो इनका जो एलसीएम 36 तथा 64 का आया 576 और एचसीएफ आया 4। अब इनका सत्यापन करेंगे अपने। सत्यापन बराबर, तो सत्यापन के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ है अपना 4 और गुना एलसीएम है 576। 4 का पड़ा 6 बार 24, 28 और 2 30, 3 20 और 3 23, तो 2304 इनका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। इसी तरह आप अपने राइट हैंड साइड बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 36 गुना 64, तो ये भी आ जाएगा 2304। तो ये दोनों सेम आएंगे, ठीक है। इस तरह से सत्यापित हुआ। तो इस तरह से क्या करना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेने हैं और उसके बाद इनका सत्यापन। ये भी बोर्ड परीक्षा में वास्तविक संख्याओं से संबंधित एक प्रश्न है जो आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तार्किक प्रश्न है ये, अपवाद स्वरूप इस प्रश्न को करना पड़ता है। सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हल करने के लिए देखिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा अपवाद स्वरूप उल्टा मान लेना है इसको। तो उल्टा पर अगर √2 अपरिमेय नहीं है, इसको अपने परिमेय माना है, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, बराबर p/q रूप में लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या होती है उसको किस रूप में लिख सकते हैं, p/q रूप में। और q बराबर नहीं है 0 के, p व q सह अभाज्य हैं। p व q सह अभाज्य हैं। p और q दोनों सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब इन दोनों के अंदर एक जैसा कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ भी एक जैसा कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है इन दोनों के अंदर, p और q के अंदर। इसके बाद वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो 2 बराबर p की घात 2 बटा में q की घात 2, या समीकरण नंबर इसको 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 2 बराबर p² बटा में q² इस तरफ आएगा। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है p² बराबर 2q², p² बराबर 2q²। तो इसका मतलब ये हुआ कि p² को 2 का पूरा भाग अवश्य जाएगा। कि p² के सामने आप देख रखे हो, p² को 2 गुना किसी संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब जो है p² के अंदर 2 उभयनिष्ठ है, p² को 2 का पूरा भाग अवश्य जाएगा। p को भी 2 का पूरा भाग जाएगा, p को भी 2 का पूरा भाग जाएगा। अगर p² को 2 का पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब p को भी 2 का पूरा भाग जाएगा। तो p को एक अपने, p को अगर 2 का पूरा भाग जा रहा है, जैसे p² को 2 का पूरा भाग जा रहा था, तो p² बराबर 2 गुना कोई संख्या, तो p को भी 2 का पूरा भाग जा रहा है, तो 2 गुना इसके साथ में कोई संख्या, p बराबर 2r रूप में इसको p को लिखा जा सकता है। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, 2 व 3 से, 2 व 3 से p का मान 2r रखना है। 2r गुना 2r बराबर 2q की घात 2, 2 से 2 कैंसिल,
तो ये बन गया क्यू स्क्वायर बराबर 2r²। क्यू स्क्वायर बराबर 2r गुणा r² क्यू स्क्वायर बराबर 2r²। तो अभी अभी जैसे हमने पढ़ा था पी स्क्वायर बराबर 2q², तो पी स्क्वायर को 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर को भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यू स्क्वायर को 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब क्यू को भी 2 का पूरा पूरा भाग अवश्य जाएगा। इस तरफ कर रहा हूं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है पी क्यू को भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो पी को भी 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्यू को भी 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। अतः पी व क्यू में 2 उभयनिष्ठ है। अतः पी व क्यू में 2 उभयनिष्ठ है। 2 अगर उभयनिष्ठ है और शुरू में अपने कहा था कि पी और क्यू सहअभाज्य हैं, दोनों कथनों में विरोध हो गया। पी और क्यू में 2 उभयनिष्ठ है। अतः हमने जो माना है वह गलत है। अतः हमने जो माना है वह गलत है। पी √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को हल किया जाता है। वास्तविक संख्याओं के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आता है कि सिद्ध करो। अब √2 की जगह आपको √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ 2 की जगह 3 और 5 वाले में 5 की जगह 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करो 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब सेम उसी तरह ही विरोध कथन वाला जैसे क्वेश्चन √2 वाला किया था, इसको भी उसी तरह से मानना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या आपको पता है किस रूप में व्यक्त की जा सकती है। 3 + √2 बराबर p/q और q बराबर नहीं है 0 के। तो अब इसको जब अपने इसका पक्षांतरण करेंगे तो अंडर वाली जो अभाज्य संख्या जो होती है उसके ऊपर जब अंडर आ जाता है तो वो अपरिमेय संख्या, उसको एक तरफ रखेंगे और दूसरे बाकी जो अलग है संख्याएं उनका पक्षांतरण इस तरह से करेंगे। तो अंडर वाली संख्या एक तरफ रहनी चाहिए और दूसरी संख्याएं उनको एक तरफ कर दिया। तो अंडर2 बराबर p/q - 3। तो अंडर2 बराबर इनका लघुत्तम आया q, p - 3q। तो अंडर2 बराबर पूर्णांकों से बड़ी संख्या। अंडर2 बराबर पूर्णांकों से बड़ी संख्या। जो पूर्णांकों से संख्या बनती है हमेशा ही वो परिमेय संख्या होती है। पूर्णांकों से जो भी संख्या बनती है वो हमेशा ही परिमेय संख्या होती है। तो अंडर2 जबकि अपने अभी अभी पढ़ा अपने जानते हैं अंडर2 है वो अपरिमेय संख्या है और जो पूर्णांकों से बड़ी संख्या है वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ये तो विरोधाभास हो गया। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती। अतः हमने जो माना है वह गलत है। अंडर√3 + अंडर√2 एक कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो हमने माना है वही गलत हो सकता है इसका मतलब। तो क्योंकि अब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ नहीं सकती, इसलिए हमने जो माना है वह गलत है। 3 + अंडर√2 परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात करो निम्न संख्याओं का
दशमलव प्रसार शांत है यदि शांत है तो दशमलव रूप में भी ज्ञात करो। देखो मैं आपको बता दूं, दशमलव प्रसार किसी भी भिन्न का कब शांत होता है। शांत मतलब होता है कि जब भी कोई संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं तो दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाकर भाग समाप्त हो जाता है। भाग समाप्त हो जाता है। अगर भाग समाप्त नहीं हुआ तो वो संख्या शांत नहीं होगी, वो अनवसानी आवर्ती होगी। अनवसानी आवर्ती। तो अपने तो सिर्फ क्या देखना है कि ये संख्याएं दशमलव प्रसार शांत हैं या नहीं है। शांत मतलब दशमलव भाग देने पर भाग कहीं ना कहीं पर जाकर दशमलव के बाद पांचवें, छठे, सातवें, दूसरे, तीसरे किसी भी अंक पर जाकर समाप्त हो रहा है। तो इसके लिए जैसे तो दशमलव प्रसार शांत कब होता है? तो दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब अपने जो भिन्न दी हुई है उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके अंदर सिर्फ 2 आ रहा हो, सिर्फ 5 आ रहा हो, 2 या 5 दोनों मिक्स रूप में आ रहे हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। नहीं तो दशमलव प्रसार शांत, इनके बिना कोई भी संख्या आ जाती है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। तो इसके अपने जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट है 17/8 17/8, दूसरा है 9/11 या 9 अपने ले लेते हैं इसमें 33, तीसरा ले लेते हैं अपने 15/24। तो इनको करने के लिए सबसे पहले अपने 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और एक पार्ट अभी अपने और ले लेते हैं इसमें 3/250। तो नंबर 1 सबसे पहले 17/8, 8 के अभाज्य गुणनखंड किए 2 4 बार, 2 2 2 1। तो 17/2 की घात 3, क्योंकि 2 3 बार आया है। दशमलव प्रसार अपने को सीधा स्पष्ट हो गया, शांत है क्योंकि 2 आए हैं ना, सारे अभाज्य गुणनखंड करने पर सारे 2 आए हैं तो दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत दशमलव प्रसार है तो अब इसका मतलब इसको दशमलव रूप में बदला जा सकता है और भाग कहीं ना कहीं समाप्त अवश्य होगा। इसका मतलब इस पॉइंट के बाद इसका आंसर आने वाला है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, सेम जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे, गुना में जितने बार 2 है उतने बार ही नीचे 5 लिखना है और गणित का नियम है जितने बार बाकी है उतने बार गुना भी करना पड़ेगा। ऊपर गुना भी कर दिया 5 की घात 3, तो ये बन गया 17 गुना 125। 5 की घात 3 कितना होता है 125। ऊपर तो प्रसार कर देना है और नीचे ये बन गया 5 दूनी 10, कितने बार 3 बार। तो 17 5 85, 8 आंसर 34 और 8 42, 4 आंसर 17 और 4 21 बटा में 10 की घात 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए 2.125। ये इसका आंसर आ गया क्योंकि ये शांत थी और मैंने कहा था शांत में जो भाग होता है वो हमेशा समाप्त होगा। तो ये दशमलव के बाद तीसरे अंक पर इसका भाग समाप्त हो रहा है। इसी तरह आप इधर 17 में 8 का भाग देके भी देख सकते हो, लेकिन ये विधि रूप में नहीं लेना है इसको। 8 दूनी 16, 1 पॉइंट आया 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0 40, 8 5 40। देखिए बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। तो इससे आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको भी आप बड़ी आसानी से इस विधि से हल कर सकते हो। कई बार संख्या 101, 105 इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं जिनका भाग करना अपने लिए मुश्किल होता है, लेकिन इस विधि से आप उसको तुरंत हल कर सकते हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। नौ बटा में 33, 33 में 3 का भाग दिया 11। 3 आते ही अपने को क्लियर हो गया कि ये अशांत है, शांत नहीं है, शांत नहीं है। तीसरा 15 बटा में 24, इसमें आपको ऊपर वाली संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड और नीचे वाली संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। 3 5 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24।
क्योंकि ये 3 से 3 यहाँ कट हो रहा है। दिखने में ये अशांत लग रही है क्योंकि नीचे 3 आ रहा है, लेकिन जो 3 आ रहा है वो ऊपर कट रहा है, ऊपर वो कट रहा है। अब जो कटने के बाद संख्या बची 5/2 की घात 3, तो ये शांत है। 5/2 की घात 3 शांत होगी ना, क्योंकि 2 आया नीचे, 2 कितने बार? 3 बार। और जो अब इस तरह इसको आगे करेंगे तो 5/2 की घात 3 गुना 5 की घात 3 बटा में 5 की घात 3, क्योंकि बैलेंस बराबर करने के लिए उतनी आवश्यकता 5 की थी और उतनी ऊपर, तो ये बन गया 5 और गुना 125 बटा में 10 की घात 3, 125 5 625 बटा 10 की घात 3 बराबर 0.625। इसका ये आंसर आ गया। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट 3/250 है। भाज्य गुणनखंड करेंगे 250 के 2 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1, तो 3/2 गुना 5 की घात 3। संख्या बिल्कुल स्पष्ट है, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, दोनों मिक्स आएंगे तो संख्या शांत होगी, भिन्न जो है वो शांत होगी। तो ये शांत है, ठीक है। अब शांत है, इसको आगे किस तरह से करेंगे? 3/2 गुना 5 की घात 3। देखो अब 5 यहाँ कितने बार आया? 3 बार, और 2 आया है 1 बार। आवश्यकता किसकी है? 2 की है, क्योंकि 5 तो पहले ही ज्यादा बार आ चुके हैं। आवश्यकता किसकी है? 2 की। तो 2 की कितने बार आवश्यकता है? 2 की 2 बार, और यहाँ भी 2 की 2 बार, क्योंकि गणित में क्या करना होता है कि जितना भाग दिया उतना ही गुणा भी करना पड़ेगा। तो 3 गुना 2 की घात 2 4 बटा में 10 की घात 3, क्योंकि 5 भी 3 बार और 2 भी 1 बार ये 2 बार ये 3 बार, तो 5 तो नहीं 10, 10 कितने बार? 3 बार, तो 12/10 की घात 3, तो ये बन गया 0.012। ठीक है। इसी तरह से गणित के और भी टॉपिक अपने करते रहेंगे। ये वास्तविक संख्या से संबंधित जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो आज अपने किए हैं, तो आप इनको एक बार अवश्य सभी प्रश्नों को करें। थैंक यू।